अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकिशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। सब में अहम सवाल इस वक्त हर कोई परेशान है पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को लेकर। हर घर के अंदर इस वक्त कंसर्न्स हैं बढ़ती हुई महंगाई को लेकर। हर हाउस होल्ड इस वक्त परेशान है अपनी आमदनी और उसके आगे जो अखराजात सामने नज़र आते हैं उसको देख कर। अब इस सूरत हाल के अंदर आईनी बहस, कानूनी बहस के कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, इंतखाबात हो सकते हैं नहीं हो सकते, सदर पाकिस्तान ने जो नई आईनी बहस छेड़ दी, ये जेल भरो तहरीक, ये सब कुछ भी अपनी तौर पर जारी है। और हमें नज़र यही आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है भरपूर तरीके से कि IMF को मना सके। अब बिल पास हो गया सदर पाकिस्तान से, उसकी मंजूरी है, उसके बाद जो अमल है, जो कानूनी प्रोसेस है वो हो चुका है। तो तवक्को है कि यानी मार्च तक हम सिक्योर कर सकेंगे जो 1.1 बिलियन डॉलर्स हैं, और उसके बाद हम पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा चुके हैं। ख्वाजा आसिफ साहब तो पहले ही कह चुके हैं हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन बहुत से घराने भी डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। आप अगर देखें तो मिडिल क्लास ख़त्म हो चुकी है। महंगाई की बढ़ती हुई लहर की वजह से इस वक्त इस मुल्क के अंदर एक अजीब सी कैफियत है, डिप्रेशन है, लोगों के अंदर कंसर्न्स हैं। और इस सूरत हाल के अंदर एक बुनियादी सवाल यह कि हमें यहाँ तक पहुँचाया किसने है। हम कानूनी, आइनी, माशी, सियासी अबतरीन का शिकार हुए हैं तो किस वजह से हुए? तो मैं थोड़ा बहुत मईशत का एक स्टूडेंट के तौर पे सिर्फ कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसके बाद हम सियासी आइनी बहस पे भी जाएंगे प्रोग्राम में आगे। कि माशी सूरत हाल जिस जगह पर आज पहुँच चुकी है, एक जवाल पजीर सूरत हाल है, इसका हम इस बात को भुला ही नहीं सकते। हम ये नहीं कह रहे कि इससे पहले जो गवर्नेंस रही 2018 से 2008 से 18 उसमें काम नहीं हुए या अच्छी नहीं हुए, लेकिन 2018 के बाद से जो गवर्नमेंट इमरान खान साहब की थी, ये वो गवर्नमेंट थी जिसको पूरी सपोर्ट थी तमाम स्टेक होल्डर्स की। और उसके बाद साल 2019 में इमरान खान साहब ने IMF के साथ एक ऐसा मुआहदा किया उनकी हुकूमत ने, जो हफीज शेख साहब और रजा बाकिर साहब, जो टीम भी चेंज हो गई थी लास्ट मोमेंट पे, जिस मुआहदे की वजह से हम कहा जा रहा है कि आज भी भुगत रहे हैं। इस मुआहदे के बारे में जिसमें IMF से हमने ऐसी कड़ी शराइत तय करी थी जिसकी वजह से आज भी उस हुकूमत और उसके बाद उस मुआहदे के साथ आगे जो इमरान खान साहब ने किया वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उस मुआहदे की वजह से आज भी हम सफ़र कर रहे हैं। कोई भी हुकूमत आए, आज इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाए, वो भी इस मुल्क को इस वक्त कुछ नहीं कर सकते, जो खुद वो 2019 में IMF से बातें और शराइतें तय करके गए थे। मैं आपको ये सुनाता हूँ कि जनाब शौकत तरीन साहब इस मुआहदे के बारे में, क्योंकि आज महंगाई हम कंसर्न है, तो इस मुआहदे के बारे में खुद इमरान खान साहब के वजीर खजाना 2019 के इस मुआहदे को लेकर कितने कंसर्न बात करते थे। उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर क्या कहा था, समय पहले वो सुनाते हैं आपको, जब आए थे वजीर खजाना के तौर पर, कि किस तरह IMF को उन्होंने कड़ी शराइत और क्या क्या उन्होंने रख दिया IMF ने हमारे साथ। लेट्स हियर दिस। तो क्या हुआ, IMF के पास जाना पड़ा। अब हमारे पास तो कोई डॉलर की छापने की मशीन तो है ही नहीं, तो जाना पड़ा। जब जाना पड़ा उधर, तो उन्होंने कहा कि भाईजान अगर आप लोग आए हैं तो फिर आप 1, 2, 3 चीज़ें करें। आप अपने जो डिस्काउंट रेट बढ़ाएं, आप करेंसी को ज़्यादा डिवैल्यू करें, और जो टैरिफ वगैरह है वो बढ़ाएं। फ्रंट लोड कर दिया। उन्होंने कहा पैसे नहीं देंगे जब तक आप ये नहीं करेंगे। उससे इकॉनमी नीचे गई दिया, इकोनॉमी नीचे गई। शौकत तरीन साहब ने मजीद आगे कहा जी कि 500 मिलियन डॉलर्स को हम भुगत रहे हैं जो हमने ले लिए थे IMF से। उन्होंने क्या कहा था ये भी जरा सुनते हैं 500 मिलियन डॉलर्स के हवाले से। जो हम लोगों ने 500 मिलियन डॉलर ले लिए, मैं भुगत रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो फिस्कल वगैरह साइड जो है वो सारा कुछ तय हो गई है, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर हमने सफ़र कहाँ से शुरू किया ये भी उन्होंने बताया कि जब IMF के पास ये गए शौकत तरीन साहब, तो कितनी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ा, क्योंकि इनसे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे वो कुछ ऐसी बातें तय कर गए थे जो मुश्किल थी इंप्लीमेंट करना। क्या कहा उन्होंने, लेट्स हियर दिस। सफ़र वहाँ से शुरू हुआ जहाँ हम लोगों ने मार्च में छोड़ा था। मार्च में जब हमने 500 मिलियन डॉलर लिए थे, तो हमने इनसे वादे जो किए थे वो ये थे कि 700 अरब रुपए के हम जो है टैक्स या एग्जम्पशंस कम करेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे या एग्जम्पशंस कम करेंगे। हम तकरीबन 4 रुपये 95 पैसे के टैरिफ बढ़ाएंगे, विच इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की। और उसके बाद स्टेट बैंक का ये जो है ये एक अमेंडमेंट्स जो है हम लेके आएंगे उसको। इस तरह की कानून साजी भी की गई IMF को खुश करने के लिए, लेकिन IMF के साथ 2019 में एक ऐसा कठिन मुआहदा इमरान खान साहब हुकूमत ने किया जिसको आज की हुकूमत भी भुगत रही है। खुद शौकत तरीन साहब के अल्फाज में वो 500 मिलियन डॉलर को भुगत रहे थे, आज भी हुकूमत भुगत रही है, और जो भी आइंदा भी आता है वो भी भुगतता रहेगा, क्योंकि ऐसी शराइत थी। और अब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा खैर फिस्कल इस ईयर में, उसके बाद जो अगली हुकूमत आएगी उसकी लिए भी मुश्किलात मौजूद होंगी। इस मुआहदे को करने के बाद 2019 के शौकत तरीन साहब और इमरान खान साहब की हुकूमत ने, इमरान खान साहब इस मुआहदे को तोड़ कर भी गए।
28 फरवरी 2022 को उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का एक जो के बजाय उसमें सब्सिडी दे दी, जिसके बारे में आईएमएफ ने अपनी 24 अप्रैल 2022 की प्रेस रिलीज में वाज़ेह तौर पर यह कहा कि आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के रिव्यूज डिले हुए और टॉक्स में खलल आया, जिसकी वजह इस रिव्यू में खलल आने की वो अनफंडेड सब्सिडी थी जो कि इमरान खान साहब जाते जाते अपनी सियासी साख को बचाने के लिए, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बचने के लिए इस मुआहदे को डीरेल करके चले गए। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक ऐसा खला पैदा हुआ, एक ऐसा ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ कि मौजूदा हुकूमत आज तक उस ट्रस्ट डेफिसिट को ही पूरा नहीं कर पा रही, जो कि एक इंटरनेशनल मल्टीलैटरल एजेंसी के साथ या इंस्टीट्यूशन के साथ हमारा हो गया। हम आईएमएफ को इस बात पर कायल करने पर ही राजी नहीं कर पा रहे कि हम इन शराइत पर अमल कर लेंगे। हम दोस्त ममालिक को भी कायल नहीं कर पा रहे क्योंकि इमरान खान साहब ऐसा नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा गए इनकी हुकूमत कि शायद इसको रिकवर करने में ही हम इस वक्त जो है कोशिशों में लगे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके सामने रखना है। मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूं नाज़रीन कि हम जिस वक्त एक सियासी सर्कस, एक आईनी बहस, एक कानूनी जंग, कुछ समझ नहीं आ रहा कि सिमत क्या है, इलेक्शन 90 दिन, 80 दिन, 70 दिन, इस दौरान हमारा पड़ोसी मुल्क कहां जा रहा है, ये भी आपके सामने एक मंजर कशी रख देता हूं। भारत की जानिब से एयर इंडिया, जो कि रिसेंटली टाटा ग्रुप ने अक्वायर किया था, ये पहले नेशनलाइज हुआ, पहले टाटा ग्रुप का था, फिर इसको अक्वायर किया तकरीबन $2.5 अरब में। उसने रिसेंटली ऑर्डर्स दिए हैं एयरक्राफ्ट्स के। ये एयरक्राफ्ट्स तकरीबन जिनकी तादाद 500 बनती है, जिसमें 250 एयरबसेस और तकरीबन 250 बोइंग प्लेन्स शामिल हैं। इनकी कुल मालियत इस ऑर्डर की $60 अरब है। भारत की एक कंपनी ने $60 अरब के जहाज खरीदने के ऑर्डर्स दिए हैं। यही नहीं बल्कि भारतीय हुकूमत तकरीबन 80 नए एयरपोर्ट जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बना रहे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि भारत एयरलाइन के हवाले से मरकज बन जाएगा इस खित्ते में। यही नहीं बल्कि भारतीय वजीर आजम को अमरीकी सदर, फ्रेंच प्रेसिडेंट, यूके प्राइम मिनिस्टर सबने मुबारकबाद दी है और कहा जा रहा है कि इससे तकरीबन 10 लाख नौकरियां भी क्रिएट होंगी। $60 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट वहां की एक कंपनी जहाज खरीदने के दे रही है। उस वक्त जब हम अपने पीआईए के बारे में कुछ सोच सकते हैं, हम अपने मुल्क के बारे में सोच सकते हैं जो $1.1 अरब आईएमएफ की ट्रांच के लिए इस वक्त हम लोग आईएमएफ के आगे तमाम शराइत मानने को तैयार हो गए। ऐसी सूरत हाल, और ऐसी सूरत हाल में भी इमरान खान साहब की सियासत रुक नहीं रही है। जेल भरो तहरीक भी जारी है, सदर पाकिस्तान खत भी लिख रहे हैं, उस पर आईनी कानूनी बहस भी जारी है और उस पर मजीद बात भी करते हैं। नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़ा-निगार प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। नज़ीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने किया। हमारे साथ जहांगीर जदून साहब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, आईनी और माहिर हैं, हर लिहाज से हमें इस वक्त आगाह करेंगे जो मामला चल रहे हैं इस मुल्क में। बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, आपने प्रोग्राम में सर ज्वाइन किया। नज़ीर लगारी साहब, जिम्मेदार कौन है आज जो हम खड़े हैं यहाँ पर? लोग पूछ रहे हैं रोटी नहीं है, महंगाई हो रही है, कौन जिम्मेदार है नज़ीर लगारी साहब आज हम जिस सूरत हाल में? मेरे ख्याल में हमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से बात करनी चाहिए जी। ये हम टारगेट कर लेंगे कि जनाब ये तो ओहो इमरान खान के पीछे, नहीं भाई। जहाँ जहाँ भी और जब भी इलेक्शन मैनिपुलेट किए गए, लोगों की राय के बरअक्स राय दी गई, लोगों के वोट चोरी कर लिए गए, तो उससे मसाइल पैदा हुए और अब एक गुब्बारे में हवा भरी जा रही है, ये और मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। और मैं इस पर स्टैंड कर रहा हूँ कि जो कुछ अब हो रहा है उसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट है। ये नहीं है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं सहूलतकारी के बगैर इस तरह से हवा में परवाज़ करते हुए, देखा आज क्या सूरत हाल हुई है। वो जो 80 कल गिरफ्तार होते, अब उनकी रिहाई के लिए भागे भागे फिर रहे हैं, उनको रिहा करें यार। अभी तो आपने जेलें भरनी थी और पाकिस्तान भर की जेलें जो थी उसमें तो बड़ी गुंजाइश पैदा की जा रही थी। आपने तो पहले ही दिन कहा कि भाई नहीं, हमें वहाँ ऐलान हो रहा था, हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में भाई है कोई मर्द का बच्चा जो है गिरफ्तारी दे, यहाँ कोई भी गिरफ्तारी देने वाला नहीं था। और यहाँ पंजाब में ये सूरत हाल है कि जनाब गाड़ी में बिठाया गया बंदे को, बंदा उसने छलांग मारी नीचे और फिर भाग गया, सब उसके पीछे दौड़ रहे। तो ये सूरत हाल बनी है इस गिरफ्तारियों की। असल बात यह है कि सर्वे कराए जा रहे हैं, ओ भाई बंदा पॉपुलर है, सर्वे कराए जा रहे हैं। 500 बंदे अगर मुलाजिम रख लें, कोई भी रख लें जी, जहांगीर जदून साहब रख लें, देखें ये सबसे पॉपुलर मालूम होगा कि इनसे बड़ा पॉपुलर ही कोई नहीं है। इधर से घूमते फिरते आगे पीछे जो है वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ये रखा गया है। और ऑर्गेनाइज सिस्टम के लोग इनको लगाए गए कि जाएं, ये जब चलें तो साथ में जो है वो 10 गाड़ियाँ चल रही हूँ, 50 गाड़ियाँ चल रही हूँ और 50 गाड़ियों में जो है वो 200 बंदे बैठे हूँ और लगे यार कमाल, देखो कैसे काफिला जा रहा है। ये पॉपुलर बनाने के लिए किया गया। उससे पहले इलेक्शन चोरी करके इनको दिया गया। 2018 के इलेक्शन चोरी किए गए, आरटीएस मशीनें बिठाई गई, उम्मीदवारों को पकड़ कर दूसरी पार्टियों से इनकी पार्टी में भेजा गया। आखिर एक अलग ग्रुप बन गया था कि जी हम सरायकी सूबा महाज हैं। उस सरायकी सूबा महाज को गर्दन से पकड़कर इनके कदमों में झुका दिया गया और कहा कि शामिल हो जाओ इनकी पार्टी में। शामिल हो गए
और एक आदमी जो इनकी पार्टी में कभी भी नहीं रहा था, उसको कहा कि तुम बन जाओ वजीर आला, वो बन गए। लोगों ने पूछा ये कौन है, उन्होंने कहा ये वसीम अकरम प्लस है। आज याद करें आप वसीम अकरम प्लस को और पंजाब में उसकी कारकर्दगी को, और फिर बताएं कि जनाब कैसा दौर था जो जनाब इमरान खान का इस मुल्क ने देखा है। मेरा ख्याल है कि ये जो इन्होंने मुआहदे किया IMF के साथ, ये जो आपने ये देखा 2019 का मुआहदा जो है उसने हमारी जान निकाल दी है। इस वक्त क्या हो रहा है, मुआहदा कोई नया ना तो मिफ्ता इस्माइल कर रहे थे, ना कुछ ये जो इसहाक डार साहब है ना इन्होंने किया है, इनमें से किसी ने भी जाकर नया मुआहदा, ये तो इमरान खान ने 2019 में जो वो लिया था IMF का पैकेज अपने संभाला था, पहले तो इनकार करते रहे और असद उमर को छोड़नी पड़ी वजारत छोड़ गए इसलिए कि वो जो हैं वो इस बात पर आमादा नहीं थे। फिर आमादगी के लिए किसी को लाया गया, फिर आगे किया गया, फिर ऐसी शराइत हैं जो आज तक आपकी गर्दन को पकड़े हुए हैं इस मुल्क में। ये नाअहली थी इनकी कि ये कर गए ऐसा, या ये जानबूझ के करके गए हैं इस वक्त? मेरा ख्याल ये है कि दोनों चीजें थी, नाअहल भी थे, जिद्दी भी थे, हर धर्म भी थे और अकड़ जाने वाले भी थे, और साथ में हमारी जो रूलिंग इलीट है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसने भी ये बावर करना था कि हम चाहें तो इसको भी वो कर सकते हैं। ये बात लिखी थी एक हेनरी किसिंजर ने कि मैंने भुट्टो से कहा कि तुम अपने आप को बड़ा दहीन समझते हो, मगर मत भूलो कि तुम्हारे मुल्क को कोई ब्रेनलेस बंदा भी चला सकता है। जनरल जिया का दौर था और कहा कि देखा चला रहा है कि नहीं चला रहा है। तो हमारे यहाँ तो ये साबित करना चाहते थे भाई तुम अपने आप को हीरो समझते हो, फलां शरीफ, फलां जरदारी, तुम ये लोग क्या समझते हो अपने आप को? हम तो किसी को भी लाएंगे और चलाकर बिठा देंगे, लाकर बिठा दिया, मुल्क का ये हशर हो गया। ठीक है, आपके पास एक मैकेनिज्म है कि जिसके तहत आप लोगों को मैनिपुलेट कर लेते हैं, आप राय आमा को, आपके गैलप सर्वे चलते हैं, टोटल फ्रॉड होता है, एब्सोल्युटली फ्रॉड। कहाँ जाकर वो गैलप सर्वे करते हैं? मैंने तो आज तक मैं कम से कम 50-52-55 साल से ये देख रहा हूँ कि गैलप सर्वे आते हैं या कि और सर्वे आते हैं, ये सारे सर्वे कहाँ पूछे जाते हैं? किसी ने आज तक सर्वे करने वालों ने 50 आधी सदी में मुझसे तो कभी भी बात नहीं की। अच्छा, मैं नहीं चाहता हूँ मुझसे ही बात करें, लेकिन मेरे किसी जानने वाले से भी बात नहीं की। मालूम होता है कि भाई सर्वे कैसे होते हैं, मैनिपुलेट मतलब किया गया। अच्छा जहांगीर जैदू साहब, आपसे पूछना चाहूंगा सर, ये जो हम इस वक्त एक आईनी बहस में चले गए ना मुल्क के, अब क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, आप समझते हैं जिम्मेदार कौन है इस पूरी सूरत हाल का? आप बतौर एक कानूनदान आप क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है? आज हम ये तय नहीं कर पा रहे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तशरीह कोई और कर रहा है, गवर्नर तशरीह अलग कर रहा है, इनकी सदर पाकिस्तान अलग कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है सर, मैं इस ब्रेक के बाद आपसे सवाल का जवाब देता हूँ। इस ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। जहांगीर जैदू साहब, आपकी तरफ सवाल हमने रखा था ब्रेक से पहले, आप प्लीज़ अगर बताइएगा कि ये जो एक आईनी बिगाड़ भी और बहरान है, आप क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन है? ये अपनी अपनी तशरीह और हर तरफ हो रही है और इससे कितना कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है? जैदू साहब, ये देखें जरा, इस तरह लगारी साहब ने आपको बताया, ये थोड़ा सा पीछे आपको जाना पड़ेगा। 2018 में देखें, एक चलती हुई हुकूमत ठीक चल रही थी, उसको एक पूरी प्लानिंग के साथ ख़त्म किया गया। तो ये बुरान तो 20 आप समझ लें 2016 से शुरू हो गया, फिर चलो 2 साल गुजर गए, उसके बाद फिर मजीद अब जब से PTI की हुकूमत आई है तो ये इसमें मजीद पेचीदगियाँ पैदा होती गई। फिर IMF प्रोग्राम में जो भी होता है, फिर अब ये नई हुकूमत आई है तो अब उन्होंने पहले असम्बली तोड़ दी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, फिर रात को आपको पता है अदालत खुली, फिर असम्बली बहाल हो गई। तो हालात जो है वो संभल नहीं रहे, क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं, आप इकनॉमिकली आप देख लें या पोलिटिकली, तो ये दिन ब दिन ख़राब ही हो रहे हैं, पोलराइजेशन बढ़ रही है। अब थोड़ा सा इसमें यह है कि अगर मुल्क की खातिर जो है ना, वो एक पॉलिटिकल पार्टी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया हुआ है। ये मैं आपको कोई पॉलिटिकली बायस की बात नहीं कर रहा, जो फैक्चुअल पोजीशन है बता रहा हूँ, और सबको पता है, लगारी साहब भी इसकी तहरीर करेंगे कि एक बंदा कहता है जी ये बंदे चोर है, मैंने इनके साथ कोई बातचीत नहीं करनी, मैंने इनके साथ नहीं बैठना, मैंने उसका फिर अपना, अगर वो हुकूमत चले हमारी बात नहीं, किसी और की बात नहीं, 3.5 साल अगर लोगों को डिलीवर करती है, आगे मजीद ठीक चलती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस हुकूमत को फिर वो कोई हटाते या नो कॉन्फिडेंस आती। तो जब आप ये नई हुकूमत आई है तो इससे भी हालात जो है ना जो ख़राब हो चुके हैं, तो उसमें इतने शार्ट पीरियड में वो संभल नहीं पा रहे। जब हालात अगले माशी हालात संभल नहीं पा रहे तो वो उसके ऊपर पोलिटिकली जो पोलराइजेशन है वो बढ़ गई है। उसके अंदर अब कानूनी और आइनी सवालात जन्म ले रहे हैं
क्योंकि अब जो 2 असेंबलियां चल रही थी, अगर वो चलती तो अक्टूबर में जो टाइम पूरा होता तो पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाता। लेकिन जब जो ही उन्होंने थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं तो अब असेंबलियां उन्होंने खुद डिजॉल्व कर ली हैं। अब इस तरह आज इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने 2 जज साहिबान ने ये क्वेश्चन उठाया कि आप थोड़ा सा अगर इसको भी हमने देखना है कि ये असेंबलीज जो है दो के वो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि वो डिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको भी देखना पड़ेगा कि असेंबली क्यों डिजॉल्व की गई। तो आया जो है सुप्रीम कोर्ट अगर उन्हीं असेंबली को दोबारा बहाल कर दे तो फिर क्या सिचुएशन होगी। तो अभी हालात जो है ना वो आस्ते आस्ते गंभीर ही होते जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही कि अब सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि जिस तरह मईशत के साथ खिलवाड़ हुआ है कि मुआहदा हुआ फिर मुआहदा तोड़ा, फिर यानी आपने एक तरह से एक मुल्क को आज इस हालत में पहुंचा दिया। अब ये जो कानूनी और आईनी तौर पर हो रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले असेंबलियां तोड़ दी गई, फिर उसके बाद यानी पहले लॉन्ग मार्च, उसके बाद फिर असेंबलियां तोड़ दी गई, फिर ये उसके बाद जेल भरो तहरीक, फिर ये खत लिख दिया। और सदर पाकिस्तान ने जो खत लिखा, ये क्या इस आईनी बुहरान की जिम्मेदारी उस खत पर भी जाती? वो जो नोटिफिकेशन उनकी तरफ से आया 9 तारीख को, ये देखिए सारी चीजें मिलजुल के अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लैंड कर गई हैं। अभी तो खत की कोई वैल्यू नहीं रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस ले लिया है और वो सुप्रीम कोर्ट अब पूरे मुकम्मल इस केस को सुन के फैसला करेगी कि इलेक्शन कब होनी चाहिए, इलेक्शन की डेट देना किसकी जिम्मेदारी है, गवर्नर की जिम्मेदारी है, प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है। और प्रेसिडेंट जो आइन कहता है वो गवर्नमेंट के जो है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंट के पास तो एक्सक्लूसिवली कोई पावर नहीं है। वो तो मतलब एक जिस तरह होता है ना कि हेड ऑफ द स्टेट होता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 97 थी उसमें उसके अंदर बाइंडिंग है कि वो एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे एक्ट करेगा। तो अभी इस क्योंकि वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के से भी तलक रखते हैं, वो लाहौर में जाते हैं, इमरान खान को मिलने के लिए भी जाते हैं। तो अब ये देखना होगा कि वो आया पॉलिटिकल पार्टी से इंस्ट्रक्शन लेके काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट की जो है एडवाइस पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है मिल मिला के अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ रही हैं और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि गरीब लोगों की हालत जो है वो बद से बदतर हो रही है, माशी बुरान जो है ज्यादा हो रहे हैं। अब IMF से कितनी मुश्किल से जाके तो एक डील उन्होंने, अभी डील तो नहीं, मतलब वही जो लगारी साहब ने कहा है IMF से मुआहदा तो पहले का हुआ था, लेकिन उन्होंने आधे में आके इसको भी लेके मुझे अपना कानूनी नुक्ता नजर बताइएगा जुन साहब कि ये जो सदर पाकिस्तान का आप बता रहे हैं, सदर पाकिस्तान ने जो बिल था, ये मालियाती बिल था, ज़मीनी मालियाती बिल, उस पर उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार कर दिया था। फिर ये मामला असेंबली में गया और इसमें भी एक ड्यूरेशन टाइम लग गया ना। तो ये कानूनी आईनी तौर पर और जमहूरी तौर पर प्रेसिडेंट के पास देखिए सवाबदीद है। पहले उन्होंने कहा जी मैं, क्योंकि पार्लियामेंट कर रही है, इजलास हो रहा है, तो आप पार्लियामेंट के अंदर बिल ले जाएं। चलो वो बात ठीक है, ऑर्डिनेंस तो फिर कहते हैं जी पार्लियामेंट की, क्योंकि पार्लियामेंट ऑलरेडी थी, कोई इमरजेंसी नहीं थी। इमरजेंसी तो थी, IMF कंडीशन लगा रहा था, लेकिन चले आप वो भी बिल पे साइन कर दे। अगर नमी आई हो तो मनी बिल अगर रिटर्न भी कर ही नहीं सकते तो वो तो एक्ट बन जाएगा होपफुली, उसमें कोई इतना मसला नहीं है, वो हो जाएगा। अब वो एक्ट से क्या है, मजीद आपके टैक्स लग गए हैं। तो फिर इस गवर्नमेंट ने उन बकौलों की थोड़ी सी कोशिश की है कि 170 बिलियन का टैक्स लगा के, तो उन्होंने 40 बिलियन जो है दोबारा उसको, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके अंदर उसको उसका ये चंक है 40 बिलियन का, उन्होंने कहा ये अब दोबारा गरीब लोगों तक पहुंच जाए। तो अब हालात आपके सामने है माशी। तो अब अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि IMF वाले इसको लोन दें और फिर दूसरे जो ममालिक हैं, अपने जो दोस्त ममालिक हैं, वो भी इसकी तरफ बढ़े कि थोड़े से हमारे माशी हालात संभल जाएं, तो फिर सियासी हालात भी। अच्छा, फिर एक बुनियादी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा जदून साहब। पहले मैं शोएब शाहीन साहब का एक शॉर्ट सुना देते हैं नाज़रीन, आज की समात के बारे में उन्होंने क्या कहा था, मुख्तलिफ जो आईनी नुक्ता नज़र कानूनी आ रहे हैं इलेक्शंस को लेकर। लेट्स हियर फर्स्ट, फिर पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। लेट्स हियर दिस, क्या कहा था। असम्बली डिज़ोल्व हो जाए तो आइन के तहत 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए। उसके लिए बुनियादी और पहली जिम्मेदारी अंडर आर्टिकल 105 गवर्नर की है कि वो डेट दे, और गवर्नर अगर डेट नहीं देता तो फिर सेक्शन 57 सबसेक्शन 1 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी पावर एक्सरसाइज करके जनरल इलेक्शंस के लिए वो डेट फिक्स कर सकता है, जो इसमें उन्होंने कर दी है। जदून साहब, क्या ये इख्तियार है सदर पाकिस्तान के पास? नहीं, देखें, ये तो आज उन्होंने भी कहा था कि ये जो पहले ये रोपा था एक्ट जो है, अभी वो उसको अपना रिपील करके 2017 उसमें इलेक्शन कमीशन का था कि वो डेट देंगे। अब ये एक कंट्रोवर्शियल इशू बन गया है कि आया प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल असेंबली के लिए डेट दे सकते हैं या प्रोविंशियल असेंबली के लिए, क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली के साथ तो प्रेसिडेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर पंजाब के जो गवर्नर साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो डिसॉल्व नहीं की, ये तो भाई ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन खुद ही डिसॉल्व हो गई है, लिहाजा मैं डेट नहीं देना चाहता। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो क्वेश्चंस हैं
वो अभी कोर्ट डिटरमिन करेगी, इस पे बहस मुबासा होगा तो फाइनली डिटरमिन होगा कि ये किसने डेट देनी है। तो इसमें ये भी डिटरमिन होगा कि अगर गवर्नर ने डेट देनी है, अगर वो डेट नहीं देते तो फिर क्या लाया मुल्क का, फिर डेट कौन देगा? कोर्ट देगी, इलेक्शन कमीशन देगा, या फिर ये जो अख्तियार है अगर गवर्नर किसी काम से रिफ्यूज करता है तो वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट के पास चले जाता है। जो सेक्शन 57 जो इलेक्शन एक्ट 2017 का है उसमें लिखा हुआ है प्रेसिडेंट डेट देगा जनरल इलेक्शन के लिए विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन को उन्होंने खत लिखा तो उन्होंने ये जवाब पेश किया क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है तो इस पे हम कंसल्टेशन डेट की नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी ये मैटर उठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि जी जो लाहौर हाई कोर्ट है उसमें के अंदर जो है वो केस ऑलरेडी पेंडिंग है, एक कंटेम्प्ट पेंडिंग है और एक इंट्रा कोर्ट अपील पेंडिंग है। उसके अलावा जो पेशावर हाई कोर्ट है उसमें 3-4 पिटिशनें पेंडिंग है। तो उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट ने भी कहा है कि अब हम डेट देंगे या प्रेसिडेंट डेट देगा। तो अभी ये मसला थोड़ा सा कानूनी तौर पे और आईनी तौर पे गंभीर हो गया है, तो इसको अब सॉर्ट आउट करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया सो मोटो और पिटीशन भी इन्होंने डाल दी। लेकिन ये जो तो एक तरफ तो देखते हैं ये जो पूरा चेन ऑफ एक्शंस है नज़ीर लगाई साहब, इमरान खान साहब की तरफ से, आप उनकी असेंबली तोड़ना, लॉन्ग मार्च की कॉल देना, फिर उसके बाद ये खत नोटिफिकेशन 9 अप्रैल का सदर पाकिस्तान की तरफ जारी होना, उससे पहले हम मईशत की बात कर रहे थे तो शौकत तरीन साहब की कॉल लीक होना जिसके अंदर वो कह रहे हैं जी कि आप ये कर दो, तैमूर झगड़ा को बोल रहे हैं, मोहसिन लगारी को बोल रहे हैं। तो ये बार बार कोशिशें हो क्या रही हैं, यानी मजीद अनारकी की तरफ ले जाने की कोशिश है? क्या कोशिश है ये आखिरकार? ये पाकिस्तान को फेल स्टेट बनाने के लिए, बनाना रिपब्लिक बनाने के लिए, और इनका एजेंडा है ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ये सामने साफ नज़र आ रहा है कि उनका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया जाए, पाकिस्तान को फेल स्टेट के तौर पर पेश किया जाए, और ये इनका तयशुदा एजेंडा है। और वो ये चाहते हैं जिस तरह के इक़दाम आपके सामने आते हैं, कोई ऐसा पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में ऐसा हुआ है कि दूसरी बड़ी ताकत के तौर पर असम्बली में अपनी निशस्तें रखने वाली जमात जिसका चंद सीटों का फ़र्क हो वो पूरी की पूरी इस्तीफा दे दें। कौमी असम्बली से इन ब्लॉक 135 इस्तीफे हवाले कर दिए गए और फिर दबाव डाला जाए कि पास करो, मंजूर करो, मंजूर करो। जब मंजूर कर लिया जाते हैं, क्यों मंजूर किए, हम तो असम्बली में आएंगे। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जनाब हम कंपेन चलाएंगे, हम लॉन्ग मार्च करें। वो और चीज़ों के लिए था, ये नहीं था कि डेट मांगना चाहते थे या इलेक्शन चाहते थे। वो था कि जी आर्मी चीफ हमारी मर्जी का लाओ, और बिल्कुल ऐसा था कि मिस्टर फलां को लाओ, तो नहीं तो हम तुम्हारे साथ नहीं। और फिर उतनी बार सवाल उठाया गया, आखिर सेनाटी में 5-6 जनरल थे ना जी जी, तो क्या 5-6 जनरल में से कोई ऐसे थे जो मुहब्बे वतन नहीं थे? ये सवाल होता है। और जो बनाए गए हैं उनके बारे में नाम लेकर सहाफियों के सामने कहा गया इनको ना बनाओ और जिसको चाहो बना दो। ये क्या चीज थी? ये लॉन्ग मार्च क्या था और लॉन्ग मार्च का मकसद क्या था? मकसद ये था अपने मर्जी का जो है आर्मी चीफ बनवाएं, वो नहीं बनवा पाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, जख्मी हो गए। जख्मी होने के बाद कहीं भी फायरिंग हो जाती है, वार होता है, छुरी चलती है, अल्लाह ना करे किसी पर चले, चाकू चलता है, कोई चीज़ होती है, सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकती अनटिल यू आप मेडिको लीगल के लिए नहीं जाते हैं। हमें ये बताएं कि जनाब 26 को जो वहाँ गए थे और उससे पहले जो ये वाकया हुआ था वजीराबाद पर जो गोली चली थी, क्या उसका कोई मेडिको लीगल कराया गया? ये जदूर साहब हमें इस सिलसिले में ज़रूर बताएंगे कि अगर उसका कोई मेडिकल वो हुआ है और उस मेडिकल के तहत उसके गोलियों के निशानात, छर्रे, ज़ख़म, फ्रैक्चर जो भी चीज़ है वो हमें सामने लाई गई है, तो फिर हम समझते हैं कि हाँ ये बात ठीक है। हमें नहीं पता है किसी भी सरकारी जो भी मंजूर शुदा अस्पताल होता है, हमारे यहाँ अब्बासी शहीद अस्पताल कराची में होता है, सिविल अस्पताल में होता है, जिन्ना अस्पताल में होता है, मुझे नहीं मालूम कि इसके अलावा किसी और अस्पताल में भी हो सकता है। मुझे ये मालूम है कम अज़ कम शौकत खानम में मेडिकल लीगल की टीम जाकर। लेकिन आपने जो एक बात की फील्ड स्टेट वाली, अगर वो इलेक्शन होते हैं और वो दोबारा मिसाल के तौर पे वो चाह रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, बन जाते हैं, तो फिर आपको लगता है पाकिस्तान यानी कितने माह वो रह सकते हैं वज़ीर आज़म, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल फिर क्या नजर आता है? देखिए मेरी बात यह है कि पोलराइज कर दिया गया है। इसका जवाब न तो हम इमरान खान से लेंगे ना किसी और से लेंगे, हम उनसे लेंगे जो मैनिपुलेट करते हैं, जो इंजीनियर करते हैं, जो इलेक्शन में रिगिंग करते हैं, जो आर्टिस्ट मशीनें बिठा देते हैं, जो रिजल्ट बनाते हैं कि इसके हवाले कर दिया जाए, इसके हवाले ना किया जाए। नहीं तो अगर इनका मकसद फील्ड स्टेट है और उनकी हुकूमत आ भी जाती है, तो फिर ये क्या करेंगे आगे हुकूमत में?
कोई भी आ जाए तो क्या करेगा? सबसे बेहतरीन कारकर्दगी होगी जो कुछ मौजूदा हुकूमत दिखा रही है, इसके अलावा और अब क्या कर सकेंगे? इमरान खान आ जाते हैं तो उनके पास कौन से वही तकरीरें उठाएंगे, पुरानी तकरीरें चलाएंगे। मुराद सईद कह रहे हैं हम 200 अरब ले आएंगे और इनके मुंह पर दे मारेंगे, फिर ये करेंगे, फिर नदियां बहाएंगे और फिर शहद और दूध बहेगा और फिर हम मुल्क को खुशहाली की मंजिल पर। 3.5 साल में जो मुल्क का हशर किया वो सामने है। और कौन सा इनके पास रखा हुआ है? ये कौन से अमेरिका के खिलाफ कहा कि ये साजिश हुई है, वो बेच दिया। ये इनके पास बेचने के लिए पुराने बोसीदा ख्वाब, कभी नाम लिया सुनामी का, सुनामी ने तो मुल्क को बहा कर ले गई है। और ये कि तब्दीली आई रे, वो भाई देख लिया हमने तब्दीली एक कयामत के तौर पर आई थी इस मुल्क के अंदर। कोई चीज़ इनके करने के बस में नहीं है, ना इनके पास टीम है, ना इनके पास अहलियत है, ना इनके पास सलाहियत है। हाँ, ये लाडला है और लाडले के तो सब हर नखरा उठाया जाता है। इनका जो सारा कुछ कोई ना कोई इदारा आ जाता है बीच में लाडले की पीठ थपथपाने के लिए। चलो भाई शाबाश, आपको हम आज साथ लेकर चलते हैं। अच्छा, और जदू साहब साथ है तो जदू साहब आपसे पूछा, आप हमारे साथ हैं जदू साहब? जी सर। अच्छा, मुझे सर बताइएगा कि जो रिसेंटली हमने देखा, जो जमानत के हवाले से जो इनकी दरख्वास्त थी उसमें जो पेशी हुई, तो जिस तरह मैं क्या कहूँ कि यरगमाल किया गया बाकायदा मौजूद अदलिया कारकुन जब तक आ नहीं गया, जब तक इमरान खान साहब उतरे नहीं, और जब वो उतरे तो यानी कारकुनान उधर से ट्रेंड अलग चलवा लिए थे उन्होंने सोशल मीडिया पे, और मेरे ख्याल से ट्रेंड दूसरे भी तैयार बैठे थे कि अगर जमानत मुस्तरद होती तो वो दूसरे ट्रेंड भी तैयार थे मौजूद अदलिया के खिलाफ मेरे ख्याल से। तो जदू साहब ये क्या प्रेशराइज करना है, इसको कैसे आप देखते हैं अपने कानून की नुक्ता नजर से अगर देखा जाए तो? देखिए, मेरे ख्याल में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, जो अदालत को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए और अदालत को इवन हैंडेड जस्टिस देना चाहिए। कोई भी उसके सामने फेस को नहीं देखना चाहिए, केस को देखना चाहिए। और हमारे यहाँ ये है कि बाज़ अदालतों में आप देखें ना, ये बेंच टू बेंच आप बेंच बनते हैं तो पहले लोगों को पता जाता है इसमें ये फैसला आएगा, या ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेटरी जो है वो ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए किसी भी पॉलिटिशियन के साथ। अगर आपने एक असूल तय करना है कि बंदे को कोर्ट में आके बेल लेनी है तो फिर आके वो बेल ले, चाहे कोई भी बंदा हो। हाँ, अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस है जो बाहर से बंदा आता है, वो कहता है जी मुझे एयरपोर्ट पे अरेस्ट का खतरा है, तो उससे प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है। तो इसमें तो मेरे ख्याल में कोर्ट में इमरान खान को भी प्रोटेक्टिव बेल दी है। जब वो बनी गाला में थे तो 2-3 दफा वो उन्होंने कहा जी मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे अरेस्ट का खतरा है, तो उन्होंने वहां पे बैठे हुए उनको जो है कहा ठीक है जी हम आपको प्री अरेस्ट बेल देते हैं। तो जो लाहौर का किस्सा था, इसमें थोड़ा सा लोगों की ये इतराज आ रहे हैं कि अब मिसाल के तौर पर एक ऑर्डिनरी आदमी के साथ तो बड़ा अजीब सलूक होता है कि वो एक दफा आवाज देते हैं, एक दफा की आवाज में अगर बंदा नहीं है तो वो फौरन बेल डिसमिस कर देते हैं नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से। तो वो कहते हैं नहीं जी बंदा हाजिर नहीं है। अब ये अदालत का इंतजार करना जी, आप 2 बजे आ जाएं, आप 5 बजे आ जाएं, आप फिर नहीं चलो शाम हो गई है 10 बजे, फिर आप कल सुबह 9 बजे आ जाएं। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा लीनिट एटीट्यूड कोर्ट ने दिखाया है। तो अब इसमें तो मेरी तो ये राय है कि अदालत का ट्रीटमेंट जो है वो सब, चाहे वो ऑर्डिनरी पर्सन हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हो, कानून के अगर वो कहते हैं सब बराबर हैं तो आइन के मुताबिक भी अगर वो कहते हैं सब बराबर हैं तो फिर सबको बराबर होना चाहिए। अच्छा, और दूसरा बताएं लगारी साहब, ये जेल भरो तहरीक के बारे में मेरी एक सवाल था जहांगीर। अच्छा, आपने सवाल हाँ पूछा था नज़ीर लगारी साहब ने। जी बिल्कुल जी जनाब। जी वो वही सवाल था, मेडिको लीगल ना हो, अभी तक हमें नहीं मालूम है कि हुआ या नहीं हुआ, गोलियां लगी नहीं लगी, वो कोई छरे लगे, फ्रैक्चर हुआ, जख्म हुए, क्या चीज़ है, अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं है। क्या मेडिको लीगल ऐसा हुआ है कि पता चला है कि क्या चीज़ें हैं? नहीं जनाब, इसमें इस तरह है कि उन्होंने अभी तक देखें, जो जब भी बंदा किसी इंसिडेंट में कोई जख्मी होता है तो उसका सबसे पहले ये होता है कि वो जो गवर्नमेंट की डेजिग्नेटेड डॉक्टर होता है या डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स होती है, वो जब तक MLR न करे तो वो किसी जगह भी एविडेंस में एडमिसिबल नहीं होती। तो जो भी किसी इंसिडेंट में इंजरी आती है तो उसको जब तक गवर्नमेंट का डॉक्टर जो है डेजिग्नेटेड सरकारी अस्पताल का सरकारी डॉक्टर जब तक MLR नहीं देगा तो या मेडिकल बोर्ड नहीं बनेगा, वो रिपोर्ट नहीं देगा, उसके बगैर जो है कोई अदालत जो है वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है किसी भी ऐसे केस में। तो इस केस में पर्टिकुलर इस केस में आपके इल्म में है कि मेडिकल लीगल हुआ है इसका? कोई भी गवर्नमेंट के डिजिग्नेटेड डॉक्टर से या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कोई भी MLR नहीं हुआ है जो सामने अदालत में पेश किया गया हो कि इसको 12 बोर की गोली लगी है, 30 बोर की लगी है, कितनी मतलब है, कहाँ से एग्जैक्ट हुआ है, कहाँ से इंट्री वुंड हुआ है,
और किसकी हड्डी को फ्रैक्चर, अभी तक इसमें कोई MLR सामने नहीं आया, ना किसी ने डॉक्टर ने किया है, ना कोई उसके सामने आया। जो साहब ये बता दें, जेल भरो तहरीक में जो मुकदमात अब जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये क्या दफात लग रही हैं और कितने, क्योंकि बेलें भी जा रही हैं फिर आगे से, ये कैसा तजाद है? ये मेरे ख्याल में अभी मुझे तो कोई डॉक्यूमेंट मेरे सामने नहीं है, लेकिन जो प्रमा फिशाई इधर मीडिया से पता चलता है कि उन्होंने कोई गाड़ियों पे पुलिस की वो लाते मार रहे थे, कोई शीशे तोड़ रहे थे, कोई कहते हैं हमें खुद अंदर करो। तो अभी कोई खबरें आई हैं कि अभी ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं जी कि हमारे कोई शाहूद कुरैशी साहब के बेटे ने कोई फाइल की है कि जी हमें जो है वो अपने वालिद साहब का पता बताएं, उनको रिकवर करें। तो ये एक तो दिन गुजरा है, तो ये सारे अभी कोई जमानतों की दरख्वास्त में चल के भर रहे हैं, कोई जाके हाई कोर्ट में हैबिस कॉर्पस की पिटीशन डाल रहे हैं कि जी हमारे तो पता ही नहीं है हमें कहाँ पे है। तो ये जेल भरो तरीक तो बिल्कुल मुझे लगता है कोई नाकाम ही है। और फिर पेशावर में एक मीडिया पे क्लिप चल रहा था कि एक बंदा जो है वो वैन से फोटो शॉप करा के, तो वो कहता है बस सारे अब चले भाई हो गया है, जेल भरो तरीक कामयाब हो गई है। तो इस तरह तो मुझे लग रहा है ये कि उन्होंने मजाक ही बना लिया इससे। सही, एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कुछ और अहम सवाल, इस मुल्क के माशी, सियासी और आईनी बहरान का असल जिम्मेदार है कौन? इस ब्रेक के बाद मज़ीद सवाल उठाएंगे, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में माशी, सियासी, आइनी बहरान जो कि बढ़ता जा रहा है, इसका असल जिम्मेदार कौन है और आगे का रास्ता क्या है? असल इस पर आएंगे। कोई कॉमन ग्राउंड हो सकता है आगे बढ़ने का, इस पर भी सवाल उठाएंगे। महंगाई और जिससे हर आदमी परेशान और तंग है। मरीन नवाज साहिबा ने रिसेंटली इस पर कुछ स्टेटमेंट दी थी, आपको जरा सुनाते हैं। लेट्स से उन्होंने क्या कहा था, उसके बाद मजीद गुफ्तगू करते हैं। लेट्स से जब इमरान खान नहीं था और नवाज शरीफ था तो 4 साल रोटी 2 रुपए से 5 रुपए तक बिकती थी। आटा 35 रुपए किलो से बढ़ा नहीं, घी 140 रुपए से किलो से बढ़ा नहीं, चीनी 50 और 55 रुपए किलो से आगे नहीं बढ़ी। क्यों? जब से इमरान खान आया इस मुल्क से महंगाई जाने का नाम नहीं ले रही। इंशाल्लाह महंगाई और इमरान को इकट्ठे उठाकर बाहर फेंकेंगे। तो ये इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि सियासी तौर पर मरीन नवाज साहिबा ने आज भी एक तकरीर करी है बड़ी धुआंधार। उसको उन्होंने जिम्मेदार एक टोले को करार दिया पाकिस्तान के आज की सूरत हाल का। आपके सामने हम मुख्तसरन बता रहे थे कि किस तरह 2019 में एक मुआहदा IMF के साथ जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने किया, फिर उस मुआहदे को किस तरह वो मुआहदा डिरेल हुआ, उससे क्या नुकसानात हुए, खुद शौकत तरीन साहब उस बारे में क्या कहते रहे। आपको एक मिसाल ये भी बताई कि रिसेंटली एयर इंडिया ने तकरीबन $60 बिलियन की प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स दिए हैं जहाज़ों के, और वहाँ तकरीबन 80 नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान $1.1 अरब IMF की ट्रांच के लिए तमाम शराइत मानने के बावजूद भी देख रहा है IMF की तरफ कि हमें पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जिससे अवाम में और इस पर बेचैनी भी है और उनकी महंगाई में भी एक इजाफा हो रहा है। लेकिन इसका हल क्या है? अहमद बलल महबूब साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, पिलडाट के सरबराह हैं। अहमद, शुक्रिया, आपके कॉलम्स हमने पढ़े, आपके तज्जिए सुने। एक कॉमन ग्राउंड की बात आपने भी रिसेंटली अपने कुछ कॉलम्स में की थी। कोई कॉमन ग्राउंड नहीं मिल रहा, यानी एस्टैब्लिशमेंट, कोई दोस्त ममालिक, जो इससे पहले बहरान आए सियासी आईनी, तो कोई ग्राउंड होता था जिसपे तमाम हेड ऑफ पार्टीज मिलकर आगे का रास्ता तलाश कर लेते थे। अब वो कॉमन ग्राउंड क्या है? कुछ है या मुल्क किसी तरह जवाल पजीर एक चट्टान जो है जवाल होती रहेगा चट्टान की तरह और कोई रास्ता नजर नहीं आएगा? बहुत शुक्रिया सिफान। देखें, एक ज़माना था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके जो मुखालफ थे जी, एंटी पीपल्स पार्टी, उनके दरमियान भी बहुत घुमसान का रंग था और बहुत सख्त मुखालफत थी और बर्दाश्त बिल्कुल नहीं थी, और एक दूसरे के बारे में जो बातें कही जाती थी वो भी इंतहाई शदीद होती थी। उससे जो नुकसान उठाया दोनों ने, ख़ासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, पहले वो एक फ़ौजी बगावत या फ़ौजी इनकलाब या जो कुछ भी कह लें, कू डिटा, उसका शिकार हुए, वो अपने वज़ारत उज़्मा से महरूम हुए। उसके बाद फिर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चला और मुकदमे के नतीजे में उनको फांसी के उस पर ले जाया गया। उन्होंने सज़ाए मौत उनको दी गई। उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाकी लोगों ने भी, उनके ख़ानदान के बाकी लोगों ने भी जिस तरह सफ़र किया, नुसरत भुट्टो साहबा के ऊपर जिस तरह तशद्दुद हुआ, फिर बाद में बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ, तो उसके नतीजे में
पार्टियों ने रियलाइज किया कि हमारे साथ क्या हो रहा है और ये किस तरह से हम दोनों को एक तीसरा फरीक जो है वो एक दूसरे के खिलाफ लड़वा के अपना फ़ायदा कर लेता है और उससे हमारी जो सियासत है और हमारा मुल्क जो का निज़ाम है वो किस तरह तलपट होता है। तो उन्होंने फिर बिलाखर ये रियलाइज़ करते हुए एक मिसाक जमहूरियत साइन किया और दोनों ने रियलाइज़ किया कि उनको एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करना पड़ेगा, एक दूसरे के खिलाफ जो मुखालफत है उसके ऊपर एक लाइन खींचनी पड़ेगी कि इससे आगे नहीं जाना है। ये बहुत हार्ड तरीके से, बहुत तकलीफ दे तरीके से इन्होंने लेसन लर्न किया था पार्टियों ने। नवाज शरीफ साहब ने भी सफ़र किया था, लेकिन शायद उस दर्जे का नहीं जिस दर्जे का पीपल्स पार्टी ने सफ़र किया था। अब ये जो इन दोनों के दरमियान इस रियलाइजेशन का ही नतीजा था कि ज़रूरी समझा गया कि फिर कोई तीसरा फरीक भी मैदान में होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि तीसरा फरीक इसी वजह से आया, लेकिन उसकी अपनी मकबूलियत भी होगी, लेकिन उसके नतीजे में उनको सपोर्ट दी गई बहरहाल। और अब वो जो तीसरी पार्टी है पीटीआई, वो बिल्कुल उसी तरह की पोलराइजेशन पैदा हुई है जिस तरह उस जमाने की पीपल्स पार्टी और एंटी पीपल्स पार्टी थी। अब इमरान खान और एंटी इमरान खान है। इमरान खान साहब, उसके लिए मैं समझता हूँ उनका इनिशिएटिव ज़्यादा है कि उन्होंने इस सख्त कन्फ्रंटेशन की बुनियाद रखी। वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है क्योंकि वो समझते हैं ये चोर और डाकू, इनसे मैं हाथ भी नहीं मिलाऊंगा, इनके साथ बैठूंगा भी नहीं, मुल्क पे हमला हो जाए तब भी मैं जाके वो जो मीटिंग है सिक्योरिटी की उसमें नहीं बैठूंगा, चीफ आर्मी स्टाफ को कहूँगा आप चले जाएं। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि अब क्या ये इसी तरीके से सबक सीखेंगे और फिर बैठेंगे? तो हमारी तो ख्वाहिश ये है कि उससे पहले दूसरों से सबक सीख के इकट्ठे बैठें, क्योंकि सियासत में तो मुमकिन ही नहीं है कि आप बात ना करें और आगे बात बढ़ जाए। उससे तो खराबी हो सकती है, बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन मईशत, इलेक्शंस और कम से कम 3-4 ऐसे नुकात जैसे एस्टैब्लिशमेंट का किरदार क्या होना चाहिए, इन नुकात के ऊपर अहमद रज़ा साहब ये खुद तो नहीं बैठ रहे, तीसरा फरीक कोई बिठा सकता है, कोई दोस्त ममालिक बिठा सकता है, कोई इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट बिठा सकती है, कौन बिठा सकता है इस वक्त 3-4 चीज़ों पे कि ये जी बैठ जाएं और बैठ के कुछ रास्ता निकाल लें? आम आदमी की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन और इनकी सियासत ही खत्म नहीं हो रही। अहमद रज़ा, आपने जिस आर्टिकल का हवाला दिया था उसमें मैंने जिक्र किया था कि ज़माने में सऊदी अरब के सफ़ीर जो यहाँ पे थे रियाजुल खतीब, वो मीडिएटर का किरदार अदा किया था उन्होंने, और उन्होंने बिठा दिया था अपोजिशन और गवर्नमेंट को उनके दरमियान। एक ज़माने में हमारे एक बहुत काबिल एहतराम सियासतदान नवाबजादा रसूलुल्लाह साहब होते थे, वो भी ऐसा कर देते थे कि इनको आपस में मुतहारिफ जो पार्टियां थी उनको आपस में बिठा देते थे। मेरे ख्याल में अब हमें वी शुड ग्रो अप, अब हमें बलोगत की तरफ जाना चाहिए और हमें नहीं देखना चाहिए कि कोई उंगली हमारी पकड़ेगा और हमें चलाएगा। अब हमें खुद सीख के खुद चलना सीखना चाहिए। हम अब काफी मुद्दत हो गई है, हमारे बहुत तजुर्बा, लेकिन अहमद रज़ा साहब कब सीखेंगे? क्योंकि ये हम आ गए तबाही के, हम क्या माशी डिफॉल्ट के दहाने पर खड़े हुए हैं, हमारे पास इंपोर्ट कवर अब नहीं है, हम इतनी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं और इस वक्त भी हम अब इनसे उम्मीद तो अब नहीं लगा सकते कि ये बैठ जाएंगे, बलूगत की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये तो रोज नया, और खासतौर पे इमरान खान साहब कभी जेल भरो तहरीक, कभी कुछ, सदर पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया आज खुद, तो ये तो नहीं संभल रहे, ये तो चल ही रहा है मामला इसी तरह से। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसके नतीजे में फिर वो कहते हैं ना, तंग आमद बजंग आमद की सूरत होगी। फिर आप ये देख रहे हैं जो इस वक्त कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है, ये तशद्दुद की तरफ जाएगी। फिर जिसके पास फायर पावर ज़्यादा होगी वो दूसरे को दबा देगा और फिर उसके नतीजे में कुछ अरसे के लिए शायद कोई सुकून आए, लेकिन जो पायदार सुकून होता है वो तो उसी सूरत में होता है जब आप एक दूसरे के साथ बात करके कुछ तय करते हैं। लेकिन इस वक्त जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो ये लग रहा है कि जिसके पास ताकत होगी वो फिर उसको दबाएगा और उसके नतीजे में कुछ होगा, दबा पाएगा नहीं दबा पाएगा, उसके नतीजे में खराबी भी हो सकती है। तो ये दोनों इम्कानात मौजूद है, लेकिन इससे कोई, बज़ाहिर आपकी बात सही है कि कोई सीखने को तो तैयार नजर नहीं आ रहा। अच्छा, और आपने एक और सदर पाकिस्तान की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था इस पर भी आपने कुछ लिखा था, ये भी क्या मजीद कन्फ्रंटेशन, मजीद अफरा तफरी, मजीद एक आईनी बिगाड़, एक बहस की कोशिश थी या प्रेशराइज करने की कोशिश थी अदलिया को? क्या था ये मामला जिन्होंने खुद ऐलान किया डेट का? देखिए, सदर ममलकत जो है वो तो अब हम कहते तो हैं कि सदर जो है वो बिल्कुल एक न्यूट्रल और इम्पार्शल एंटिटी होता है, लेकिन
हकीकतन ऐसा बहुत ही कम हुआ है। सदर ममलकत एक पार्टी की तरफ से नॉमिनेटेड होता है, कैंडिडेट बनता है, उसके सपोर्ट से इलेक्ट होता है, फिर उसी की वफादारी के नतीजे में वो कायम भी रहता है। तो बहुत कम सदर ऐसे हैं जो अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट करते हैं। तो यकीनन इसके ऊपर उनकी पार्टी का दबाव भी होगा कि अब आपको अपना काम अदा करना है। और ये सच्ची बात यह है कि मैं खुद भी इस बात का हामी रहा हूँ और अब भी हूँ कि ये कानून में लिखा हुआ है, सदर ममलकत को ये इख्तियार हासिल है। लेकिन सदर ममलकत ने अनफॉर्चुनेटली वो जो 2 शराइत थी पूरी करनी, उसकी तरफ तवज्जो नहीं फरमाई। उन्होंने ये ऐलान तो कर दिया, वो ये यूनिलैटरली किया। तो उसी सेक्शन के अंदर लिखा हुआ 57(1) में कि उन्होंने ये ऐलान इलेक्शन कमीशन की मशावरत के बाद करना है। और मुशावरत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक ख़त लिख दें कि हमारे पास मीटिंग में आ जाए, वो ना आए तो मुशावरत हो गई। सुप्रीम कोर्ट इसको अल जिहाद ट्रस्ट में भी डिफाइन कर चुकी है कि मुशावरत क्या होती है, और उसके बाद वो नैब के चेयरमैन की तकर्री के केस में भी डिफाइन कर चुकी है कि मुशावरत बामानी होनी चाहिए, उसका कोई मकसद होना चाहिए, उसके ज़रिए से जो आपको दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू उसको समझ के अगर आप इख्तलाफ भी हो तो फिर उसको लिखना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में कंसल्टेशन भी नहीं हुई। और चूंकि वजीर आजम के मशवरे का पाबंद होता है हमारे निज़ाम में सदर, यह कोई एग्जेक्टिव प्रेसिडेंसी नहीं है, तो आपको उनसे भी मशवरा करने का कोई एहतमाम करना चाहिए था कि वो आपको एडवाइस करते। ये 2 शराइत चूँकि पूरी नहीं हुई तो सदर ममलकत का जो तारीख मुकर्रर करने का इकदाम है मेरे ख्याल में तो आइन के मुताबिक नहीं था। सही। अच्छा, मैं नज़ीर आगा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। हमने मिसाल दी थी भारत की, हम बात भी कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि वहाँ पे एयर इंडिया $60 बिलियन की ट्रांजैक्शन, हमारा मजाक वहाँ के एंकर्स हम देखते हैं उड़ाते हैं कि वो कहते हैं हम एक बार IMF के पास गए, आप 24 बार जा चुके हैं, अर्जेंटीना से ज़्यादा बार आप IMF के पास जा चुके हैं, और वहाँ पर स्टेबिलिटी, मईशत है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो भी है उसके नताइज आ रहे हैं। मसाइल वहाँ भी बहुत बेशुमार होंगे। तो ये हम किधर खड़े हुए हैं सर अब आपकी नज़र में? हम इस वक्त माशरती तौर पे, माशी तौर पे किधर खड़े हैं? सूरत हाल की जो जिम्मेदारी है वो मैनिपुलेशन पर है। अच्छा, मनपसंद लोगों को आगे लाने की है। बहुत अच्छी बातें की अहमद बिलाल महबूब साहब ने। यानी जब भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई जी, अप्रैल 1979 में, 2 साल के बाद वो लोग जो जनरल ज़िया की काबीना का हिस्सा थे, नवाब नसरुल्लाह खान की पार्टी, मौलाना फजल रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद की पार्टी और दीगर पार्टियां हुकूमत में शामिल थी, जनरल ज़िया की काबीना का हिस्सा थे। जब भुट्टो साहब को फांसी हुई तो ये वजीर थे, उनके वजीर होते हुए फिर ये लोग जब गए हैं 70 के लेफ्टिनेंट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से और उनकी वालदा से मिलने के लिए, तो उन्होंने दरवाजे बंद नहीं किए। आपके ख्याल है कितना दिल गुर्दे की बात है, अपने आप को कितना बहुत आगे ले जाने की बात है कि इतने बड़े सानहे के बाद, एक बेगुनाह शख्स की फांसी के बाद उसके ख़ानदान के पास वो लोग आए जो उस वक्त काबीना का हिस्सा थे और उन्होंने दरवाजे खोले और कहा कि हम बैठते हैं, बात करते हैं। ये ऐसा लाडला आया है, चूंकि लाड प्यार बहुत है हर तरफ से, इनके लिए लाड प्यार बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो कहीं भी किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। आप मसले को हल करने जाएंगे, मसला हल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो वसाइल से माला माल है, लेकिन उन वसाइल को बेमुहाबा बेहिसाब लूटा जा रहा है। और जब उसकी तकसीम होती है चीज़ों की, किस हिसाब से आपने, लोग ये कहते हैं कि 1000 अरब डॉलर का सैंडिक का प्रोजेक्ट है, ये एक अंदाजा लगाया लोगों ने, सोशल मीडिया पर चलता रहा है, उसको हमने 8-10 अरब में डाल दिया। यार आप मूंगफलियां भी किस तरह से नहीं करता। जनरल ज़िया के दौर में यहाँ कराची से लेकर हैदराबाद के दरमियान दोनों तरफ गाजर जिस भाव मिलती थी, 7 रुपए एकड़ के हिसाब से ज़मीनें तकसीम की गई हैं। आज वो खरबों अरबों की ज़मीनें हैं। किस तरह से रियल इस्टेट में बताया तो सही, कोई एक शहजादे को लेकर आए थे जनाब इमरान खान साहब और एक जनरल बाजवा साहब, दोनों मिलकर लाए थे। अनिल मुसरत कहाँ है भाई, वो जो आपके पास खरबों का इन्वेस्टमेंट ला रहे थे और आपको अमीर बना रहे थे। ये सारे ढगोसले हमने सुने हैं, देखे हैं। और मुल्क को आप नहीं कर सकते जब तक कि आप अरेंज, ये जो डॉक्ट्राइन थी हमीद गुल की, नहीं एक थर्ड पार्टी होनी चाहिए, भुगतो थर्ड पार्टी को, गले आ गई है आप सबके। यानी ये नहीं कि पॉपुलरिटी की बुनियाद पर आई है, वो हट धर्मी और धींगा मुश्ती दादागिरी की बुनियाद पर वो बड़ा बनकर बैठे हुए, इसलिए कि अब भी सपोर्ट हासिल है इंस्टीट्यूशंस की मुख्तलिफ तरफ से,
उनको अब भी सपोर्ट हासिल है और वो आराम से आगे बढ़कर ये सब कुछ करें। मुल्क कभी आपका आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक इदारे आपके गैर जानबदार होकर इस सियासी अमल में अपना हिस्सा नहीं बनते हैं, एक तरफ नहीं हो जाते हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप 50 इमरान खान और ले आए, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। असल जड़ आप कह रहे हैं मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन इज द रूट कॉज। बिल्कुल आपकी नज़ीर लगारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अहमद बिलाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सिर्फ ज्वाइन किया और अपना तज्जिया तबसरे से आगाह किया। जहांगीर जदून साहब साथ रहे, आईनी और कानूनी लिहाज से उन्होंने हमें आगाह किया। आपने सबका तबसरा सुना, हकायक जाने, फीडबैक दीजिएगा फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।